तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव जहां विकास के मुद्दे पर होना था, जो किसान के मुद्दे पर होना था, जो रोजगार के मुद्दे पर होना था, शिक्षा के मुद्दे पर होना था, भुखमरी पर होना था, वो चुनाव को कहीं ना कहीं तरीके से धर्म के नाम पर डाइवर्ट कर दिया जा रहा है कि शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, पर कट्टर होना ठीक नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है किस तरह से बेरोजगारी इस देश के अंदर चरम पे है। 45 सालों में इतनी बड़ी बेरोजगारी, भुखमरी इस देश के अंदर नहीं हुई। अगर इस तरह से लाशें जो किसानों ने अपने कांधों पर ढोई हैं इस आंदोलन में, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और किसानों पर जो फालतू मुकदमे हुए हैं वो बिल्कुल वापस होने चाहिए। जिसमें हमारी मांग ये है कि सबसे पहला कि आज वर्तमान में भारतीय संसद में अगर कैबिनेट में केंद्रीय मंत्रियों में बात करें तो जाट समाज का कोई भी ऐसा रहनुमा, कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जो अपने समाज के हकों की आवाज़ उठा सके और उसकी आवाज़ को संसद में बुलंद कर सके। तो हमारे जाट समुदाय के सभी लोगों की एक पहली मांग ये है कि एक हम ऐसा सशक्त व्यक्ति, एक ऐसा सशक्त राजनेता संसद में भेजें जो हमारे हकों के लिए वहाँ पर लड़े। अगर ऐसा होता, अगर आज वर्तमान में कोई भी जाटों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति होता तो शायद जो सरकार ये काले कानून किसानों के लेकर आई थी, इस तरह के कानून ना लाई होती। और दूसरी मांग हमारी है आरक्षण को लेकर। जैसे कि अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान को स्टेट में भी आरक्षण है और सेंट्रल में भी आरक्षण है। उसका परिणाम ये निकल के आया कि जिस समय आईएएस और आईपीएस जो हमारे जाट समुदाय के लोग बनते थे, वो संख्या उस समय 5 या 6 होती थी आरक्षण से पहले। आरक्षण के बाद जब वो ओबीसी में आने लगे तो वो संख्या 20 से 25 जा चुकी है। तो हमारी सबकी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा के राज्यों को भी जाटों को सेंट्रल में आरक्षण मिले, जिसके सहायता से हम भी समकक्ष, उन मुख्य लोगों के समकक्ष खड़े हो सकें और आईएएस और आईपीएस और देश के उच्च पदों में अपनी भूमिका और अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकें। अभी आपके एक नेता ने बोला कि अगर आरक्षण हमारा नहीं मिलेगा तो हम आगे से किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, ऐसा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो सेमिनार का आज का ये इन्होंने जो मकसद निकाल के आया वो ये था कि जब कोई भी सरकार हुई, हम किसी भी पार्टी का मैं नाम नहीं लेता, मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी का भी मैं नाम नहीं लेता, अगर वो पार्टी हमारे ज़मीनी मुद्दों को नहीं उठाएगी, अगर हमारे ज़मीनी मुद्दों पर राजनीति नहीं करेगी तो फिर हम यकीनन उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम उस पार्टी को वोट देंगे जो हमारे लिए बात करेगी, जो हमारे आरक्षण के लिए बात करेगी, जो हमारे हकों की बात करेगी, उनको हम वोट देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं धर्म को लेकर के चुनावी मुद्दे आ जाते हैं, क्या ये जो चुनाव अभी होने वाला है क्या इसमें धर्म को लेकर प्रचार किया जाएगा? बिल्कुल। आप देख रहे हैं इस समय अगर आप उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करें, मैं भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं उदाहरण लूं, किस समय मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए थे, परंतु उन दंगों के ज़ख्मों को दोबारा अगर कोई पार्टी कुरेद रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी इस समय कुरेद रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव जहां विकास के मुद्दे पर होना था, जो किसान के मुद्दे पर होना था, जो रोजगार के मुद्दे पर होना था, शिक्षा के मुद्दे पर होना था, भुखमरी पर होना था, वो चुनाव को कहीं ना कहीं तरीके से धर्म के नाम पर डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक सलमान ज़फ़र साहब हैं कानपुर के, उनकी बहुत अच्छी पंक्ति हैं कि शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, पर कट्टर होना ठीक नहीं। तो आप जिस तरह के जिन हमलों की बात कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या पंजाब हो या फिर उत्तराखंड हो, जहाँ पर मस्जिद के नाम पर हमला हो जाता है, मंदिर के नाम पर हमला हो जाता है, ये कहीं ना कहीं कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देता है, कट्टरपंथी सोच को दिखाता है, जिसका जो पावर है, जिसकी जो सपोर्ट है, वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने अपने रहनुमाओं को दी जाती है। और असल में सच्चाई ये है कि ये जितने भी कारनामे हैं ये इस देश का युवा करता है, और वो युवा जिनके नाम से हिंदुस्तान जाना जाता है। आज हालत ये हो गई है कि वो अपने युवा अपने राजनीतिक दलों की चाटुकारिता में सिर्फ और सिर्फ उनकी राजनीतिक रैलियों तक सीमित दिखाई देता है। उसके ज्ञान के अज्ञानता के बोझ से लाद दिया गया है, जिसलिए वो धर्म की अफीम के रूप में ये धार्मिक उन्माद को फैलाता है। अभी जो मोदी सरकार जब से आई है, आपको क्या हालात मिले हैं अभी तक? आप जैसे कि देख सकते हैं कि जब से मोदी सरकार सेंट्रल में आई है, सबसे पहले तो मैं बात करूं किसानों की, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, किस तरह से ज़बरदस्ती
जिस सरकार ने किसानों को जिन बिलों की ज़रूरत भी नहीं थी, कोई सरकार के पास नहीं गया कि मुझे इन बिलों की आवश्यकता है, फिर भी ज़बरदस्ती किस तरह से पार्लियामेंट में दबाव के होते हुए भी इन्होंने 3 काले कानून पारित कर दिए। उसका आलम यह हुआ कि इस मोदी सरकार के उन 3 काले कानून की वजह से 700 किसान अपनी आत्महत्या कर चुका है, 700 किसान अपनी जानें दे चुका है इस आंदोलन में। इसका सबसे बड़ी खराबी जो इन्होंने ऐसे बिल पारित किए, उसके बाद इन्होंने वो बिल वापस ले लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है किस तरह से बेरोजगारी इस देश के अंदर चरम पे है। 45 सालों में इतनी बड़ी बेरोजगारी, भुखमरी इस देश के अंदर नहीं हुई। जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी कैसे युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। जहां शिक्षक अगर अपनी शिक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, भर्तियों की मांग कर रहे हैं, लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है। ये आलम इस देश के अंदर हो गया है। मैं मोदी सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर 4.5 लाख रोजगार दिए हैं तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, वो जो लोग लखनऊ की सड़कों पर दिन और रात धरना दे रहे हैं, उनके ऊपर आप लाठियां बरसा रहे हैं, वो लोग कौन है? असल में इन्होंने रोज़गार जो दिए हैं वो आपने जैसे देखा होगा कि लेखपाल की भर्ती हुई थी, बिना एग्ज़ाम के लेखपाल की नियुक्ति करा दी और उसका योगी आदित्यनाथ प्रचार के तौर पर वीडियो निकालते हैं। तो इन्होंने 4.5 लाख रोज़गार सिर्फ प्रचार के नाम पर दिए हैं, असल में कोई रोज़गार 4.5 लाख इनने युवाओं को नहीं दिया है। सर, सरकार आपकी एक मांग पूरी कर रही है किसान आंदोलन का, फिर भी आप लोग आंदोलन नहीं हटाना चाहते। इस पर क्या आप लोगों का विचार है कि अगला क्या रणनीति होगी? देखिए, इस पे क्या है कि पूरा संयुक्त किसान मोर्चा है वो इस पे निर्णय ले रहा है, उनकी कंटिन्यू निरंतर मीटिंगें चल रही हैं। तो हमारी सिर्फ एक मांग नहीं थी। अगर आपने देखा होगा, आंदोलन को कवर भी किया होगा, तो स्टार्टिंग से ही हम लोग इस बात पड़े हुए थे, किसान इस बात पड़े हुए थे कि सबसे पहले 3 काले कानून वापस हो, MSP पे कानून बने, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और ऐसी तमाम समस्याओं को जिनको विज्ञान भवन के अंदर डिस्कस भी किया हुआ था, तो उन्हें 3 काले कानून वापस कर लिए। अब MSP की बात है, अगर वो सारे मांगे पूरी हो रही है, अब किसान नए नए फार्मूला लेके आ रहे हैं। नहीं, ये मेरी अब ट्रैक्टर चाहिए और क्या नाम है 700 किसानों के केसेस वापस हो। तो सर, आप लोगों की मांगें बढ़ती जा रही है, लगता है आप लोगों की वापस? नहीं, ये गलत है। कोई मांग आप मुझे या सरकार बता दे, कोई नई मांग अगर किसानों ने रखी हो। किसानों की जो मांग पहले दिन से थी, आज आंदोलन के 1 साल पूरे होने को, आज भी किसानों की वही मांग है, तीनों काले कानून वापस हो। सरकार ने वो ले लिए, MSP पे गारंटी कानून बने, उसके बाद एक कमेटी बने जो उसको कैसे लागू किया जाएगा वो हो। और जिन किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे लादे गए, उन किसानों का क्या? वो आज अगर आंदोलन खत्म करके जाएंगे तो बताइए कि आने वाले टाइम में वो जेल में सड़ेंगे? तो क्यों नहीं उन किसानों का मुकदमे जो है वापस होने चाहिए? कहेंगे कि हमें 1 साल बर्बाद हुआ, वो साल वापस कर दो, ऐसे आप तो बढ़ाते थे। नहीं, हमें इस तरह का कोई भी किसान का अगर इस तरह का एक भी बयान आपने सुना हो कि हमारा 1 साल बर्बाद गया, आप हमें फसलों का वो दो। किसान में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, वो इस धरती से कैसे अनाज पैदा किया जाता है वो जानता है। वो 1 साल के बाद जो भी नुकसान उसने उठाया वो सबको झेल लेगा। मगर इस तरह से लाशें जो किसानों ने अपने कांधों पर ढोई हैं इस आंदोलन में, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और किसानों पर जो फालतू मुकदमे हुए हैं वो बिल्कुल वापस होने चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि आप अभी चुनाव होने वाला किस पार्टी को चुन रहे हैं? मैंने जैसे कि कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं ये नहीं घोषणा कर सकता, क्योंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार भी है कि मैं पर्टिकुलरली किसी पार्टी का नाम लूँगा। मैं यकीनन और मैं हर नौजवान से देश के आग्रह करता हूँ कि हर देश का नौजवान, देश का हर एक वोटर उस पार्टी को चुने जो पार्टी उनके हितों के लिए लड़ती हो, जो पार्टी ज़मीन से जुड़े मुद्दों को उठाती हो, जो पार्टी सिर्फ देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात नहीं करती हो। तो क्या फिर आप लोग मोदी का विरोध कर रहे हैं? मोदी का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम किसान हैं, किसानों के खिलाफ हैं मोदी सरकार। मोदी जी आपके सारे मांगे पूरी कर दें, क्या आप 2022 के चुनाव में साथ देंगे, वोट देंगे उनको? वो तो समय बताएगा। जिस तरह से अगर मांगे पूरी होंगी उसके बाद जो रणनीति बनेगी, जो पहले होने दीजिए। अभी तो समय जो है हमारी मांगे पूरी कहाँ हुई? अभी तो सिर्फ 3 काले कानून वापस हुए। अभी तो 2 कदम पीछे सरकार हटी है, अभी और भी हटना बाकी है। तो अगले 7 तारीख को फाइनल हो जाएगा, उसमें आप लोगों को क्या मांग है? तो उसके बाद जब वो फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा कि किसके साथ जाया जाएगा, किसके साथ क्या होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।